65 लाख लोगों के नाम नहीं भरने दिए, जिनके नाम हटा दिए गए। यानी आपसे फॉर्म भी भरने के लिए नहीं कहा गया, उनको यह भी नहीं कहा गया, नोटिस भी नहीं भेजा गया कि हां हम आपका नाम हटा रहे हैं, अब आप चाहें तो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। प्रशांत भूषण यहां बताते हैं कि इन 65 लाख लोगों के नाम इसलिए हटा दिए गए क्योंकि इन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन वे पिछली सूची में थे, तभी तो 7 करोड़ 89 लाख लोग थे। 7 करोड़ 89 लाख में से 7 करोड़ 21 लाख लोग कैसे हो गए? इसका मतलब है कि वो पिछली सूची में थे, जो 2025 की सूची थी जनवरी की, लेकिन वे पिछली सूची में थे। बाद में उनसे एक घोषणा पत्र भरने को कहा गया कि वे पहली सूची में नहीं हैं, ताकि उन्हें वर्तमान सूची में शामिल किया जा सके। यहां पर प्रशांत भूषण यह भी कहते हैं कि जिन लोगों से फॉर्म 6 भरने को कहा गया था, उनमें से कई ऐसे थे जिनके नाम हटा दिए गए थे, लेकिन उन्हें फॉर्म 6 भरने के लिए मजबूर किया गया। बिहार से किसी ने कल मुझे, प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि बिहार से किसी ने मुझे कल बताया है कि केवल 3,66,000 लोगों के नाम हटाए गए, लेकिन 26 लाख लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया कि वे आकर घोषणा करें। मुद्दा यह है कि आप बिना किसी कारण के साइक्लो स्टाइल नोटिस जारी कर रहे हैं। उन्हें कारण बताइए। आप मेरे निवास पर संदेह नहीं कर सकते हैं, आप मेरी उम्र पर संदेह नहीं कर सकते हैं, आप इन सब पे संदेह कर रहे हैं। ये बातें यहां प्रशांत भूषण कह रहे हैं। अमलेंदु जी, गंभीर रूप से प्रशांत भूषण घेर रहे हैं या चुनाव आयोग? बिल्कुल राजीव जी, गंभीर रूप से चुनाव आयोग को घेर लिया है प्रशांत भूषण ने, और टू द पॉइंट प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी और सारे मसले सामने रखे हैं। पहली बात तो उन्होंने यही कही कि जो लाल बाबू हुसैन मामला है, जो राजीव जी इस मुकदमे में भी एक बुनियाद बनेगा, वो लाल बाबू हुसैन मामला साफ तौर पे कहता है, और उसका जिक्र भी किया उन्होंने कि फॉर्म 7 जो है चुनाव आयोग का, वो खुद ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति है, तो जो आपत्ति कर रहा है उसको सबूत पेश करने होंगे कि इस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से आ गया है। चुनाव आयोग खुद किसी का नाम नहीं हटा सकता, और चुनाव आयोग को भी अगर कोई आपत्ति है तो चुनाव आयोग को भी नोटिस इशू करना होगा। बिहार का उन्होंने जिक्र किया कि 3,66,000 लोगों के नाम हटाए गए, लेकिन 26 लाख लोगों को नोटिस इशू कर दिया गया, और नोटिस जो था वो कोई बिना कारण बताए साइक्लो स्टाइल एक सा नोटिस इशू कर दिया गया। तो ये उस लाल बाबू हुसैन मामले का अनुपालन नहीं है कि आप साइक्लो स्टाइल नोटिस जो है एक तरीके का आप जारी कर दें और 3,66,000 लोगों के आप जो वहाँ से नाम हटा दें। उसका भी आपने कोई कारण नहीं दिया कि वो नाम क्यों हटाए गए, और जिन लोगों के 65 लाख लोगों के नाम आपने हटाए, उन लोगों को आपने फॉर्म भरने के लिए अनुमति नहीं दी। ये प्रशांत भूषण ने रखा है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर राजीव जी क्या संज्ञान लेता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहां लाल बाबू हुसैन मामला जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रशांत भूषण, जिसके बारे में बता रहे थे हमारे साथी अमलेंदु जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां साफ साफ कहा गया है कि किसी का नाम अगर हटाना है सूची से, इलेक्टोरल रोल से, यानी मतदाता सूची से अगर आपका नाम हटाया जा रहा है, तो जिसने कहा कि इसका नाम हटा दीजिए क्योंकि ये तो यहां का नहीं दिखता, यहां रहता नहीं है, तो उसको साबित करना होगा। ऐसे नहीं होता कि आप 65 लाख लोगों के नाम काट दिए, हटा दिए। यही बात यहां कही जा रही है, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां कही जा रही है कि आखिर ये इस ढंग से अगर आप इलेक्टोरल रोल को बनाएंगे, इस ढंग से अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो कैसे चलेगा, कैसे होगा। और यहां प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं उनमें से एक पारदर्शिता है। मुझे बिना यह बताए हुए कि उन्हें मुझ पर क्या संदेह है, साइक्लो स्टाइल के नोटिस दिए जा रहे हैं। लाल बाबू हुसैन ने कहा है कि आपको कारण बताने होंगे। यहां पर लाल बाबू हुसैन के मामले का फिर जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, यहां प्रशांत भूषण ने लाल बाबू हुसैन, जिसमें 2 जजों की बेंच ने यहां फैसला, 3 जजों की बेंच ने, 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयोग किसी का नाम अपनी मर्जी से, बिना नोटिस के, बिना किसी कारण के नहीं हटा सकता है। लाल बाबू हुसैन का मामला बहुत गंभीर मामला, और उसी का जिक्र कर रहे हैं कि आपने 65 लाख लोगों के नाम कैसे हटा दिए
बिहार में 65 लाख लोगों के नाम आप रातों रात काट देते हैं, फिर 3.5 लाख लोग मतदाता सूची फाइनल ले आते हैं चुनाव होने के बाद, मतलब चुनाव से पहले आप बताते हैं कि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता है। जब चुनाव हो जाता है और जब आप मतदाता सूची की बात करते हैं कि कितने प्रतिशत मतदान हुए, तो 7 करोड़ 45 लाख आ जाते हैं। 3.5 लाख यानी 3,55,000 नाम कैसे जुड़ गए मतदान होने तक और मतदाता सूची के बीच, यानी फाइनल इलेक्टोरल रोल और मतदान के बीच आपने 3.5 लाख लोगों के नाम कैसे जोड़ दिए। ये सारी बातें यहां पर कह रहे हैं प्रशांत भूषण अपनी बात रखते हुए, और साफ साफ कह रहे हैं कि यहां पर मिलॉर्ड मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए। यहां ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, यहां पर पारदर्शिता की कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही है इस चुनाव आयोग में। यह चुनाव आयोग बिना पारदर्शी हुए, बिना ट्रांसपेरेंसी के काम कर रहा है, मनमौजी दिखा रहा है चुनाव आयोग, सीधे शब्दों में कहूं तो। और यहीं पर लाल बाबू हुसैन का मामले का जिक्र फिर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होता हुआ वो 1995 का केस 1995 में, लेकिन उसका आज की तारीख में 2025 आखिरी है, बीतते बीतते इसकी क्या जरूरत आन पड़ी आप समझ सकते हैं। क्योंकि 3 जजों की बेंच ने जो फैसला सुनाया था कि लाल बाबू हुसैन का नाम आप उनकी मर्जी के बिना, उनसे बिना पूछे हुए, उनको नोटिस दिए बिना नहीं काट सकते, और ये एक नजीर बना हुआ है यहां पे। और इसी का जिक्र यहां बार बार प्रशांत भूषण कर रहे हैं। कह रहे हैं प्रशांत भूषण कि आप कैसे काट सकते हैं जब आप ही इसी कोर्ट ने, अभी तो आप 2 जज हैं, जस्टिस सूर्यकांत जी बैठे हुए हैं और जस्टिस जोय माल्या बाग जी बैठे हुए हैं, सीजेआई और उनके साथ एक उनके साथी, ये दोनों इस बेंच में बैठकर 2 जजों की बेंच ये फैसला क्या सुनाएगी, लेकिन 2 जजों की बेंच लाल बाबू हुसैन के फैसले को पलट नहीं सकती है। ये भी है अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, 2 जजों की बेंच जो है वो 3 जजों के बेंच के फैसले को पलट नहीं सकती है, और अगर पलटती है तो उसको साफ तौर पर फिर इसको भेजना पड़ेगा बड़ी बेंच को, वो खुद नहीं पलट सकती, यानी 3 से भी बड़ी बेंच को भेजना पड़ेगा, तो संविधान पीठ को मामला जाएगा और तब तक फिर इस मामले पर रोक लगानी पड़ेगी। ये है, हालांकि जो सीजेआई साहब हैं राजीव जी, उन्होंने बीच में अपनी बात रखी है। उनका जो कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों, दूसरे स्टेक होल्डर्स की सुविधा के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने निर्देश दिया है कि सभी एप्लीकेशन फॉर्म रोज़ाना कंप्यूटराइज किए जाएं। इन एप्लीकेशन की लिस्ट रोजाना संबंधित राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट पर पोस्ट की जानी है। एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस लिस्ट की हर लाइन पर साफ दिखना चाहिए। इसके अलावा इस मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले वेब एप्लीकेशन में भी यह सुविधा होनी चाहिए कि किसी भी लाइन पर क्लिक करने पर संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म को कोई भी नागरिक अपने मैनुअल से प्रिंट कर सके। यह वहाँ है, उनके अपने नियम है कि ऐसा करना होगा। लेकिन राजीव जी, ये पढ़ने के बाद मैंने तुरंत अपना चेक किया यूपी के सीईओ की पोर्टल पर जाकर, वहाँ तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं है कि कहाँ है। केवल इतना है कि आप अपना एसआईआर फॉर्म भरिए, उस पर क्लिक करते तो बताता है कि आपका भर गया है, अपने बीएलओ से संपर्क कीजिए। ये लिस्ट कहाँ है? सीजीआई साहब तो बता रहे हैं कि उनका अपना आदेश है। तो ये आदेश चुनाव आयोग बता देता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ, और जमीन पर होता नहीं है वो कुछ। ये तो चीज ऐसी है राजीव जी कि उसको तुरंत चेक किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर बहुत गंभीर मामला, और चूंकि सीजेआई भी कई बार नजर आते हैं थोड़ा सत्ता पक्ष, थोड़ा चुनाव आयोग के करीब नजर आते हैं। वो जब भी उनकी टिप्पणी, माफी चाहूँगा, लेकिन क्या कहें, अब सीजेआई साहब उस ढंग की टिप्पणियां करते हैं जो कहीं ना कहीं कई जगहों पे दिखाई देती हैं कि वो काफ़ी बचाव की मुद्रा में नज़र आते हैं चुनाव आयोग के। और वैसे में ये टिप्पणी भी यहाँ जायज़ हो जाती है कि आखिर जो चीज़ें धरातल पर नहीं हैं उसकी टिप्पणी क्यों हो रही है। और यहाँ चुनाव आयोग घिरा हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई दूसरा जज होता जो सीधे सीधे सवाल करता, सीधे शब्दों में पूछता कि आखिर आप इस देश की जनता के फायदे के लिए क्या कर रहे हैं, तो फिर बात कुछ और होती। लेकिन यहाँ बचाव की मुद्रा में सीजेआई चुनाव आयोग के लिए नजर आते हैं अमलेंदु जी। ये बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल चुनाव आयोग के बचाव में ही नजर आते हैं। और जितनी भी तर्क मतलब उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो सारे तर्क जो हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग ने ऐसा किया है, चुनाव आयोग ने ऐसा किया है, ये कर सकता है और चुनाव ऐसा कर सकता है। यानी जो बात उठाई गई राजीव जी कि भाई चुनाव आयोग जो है उसने कितने मतलब बीएलओ की जान चली गई है, इसको भी जब लेकर रखा गया तमिलनाडु के संबंध में, गोपाल शंकर नारायण ने रखा, तो उन्होंने पूछा कि भाई राज्य पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है। ये कहा, पहले तो ये कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कि देखिए ये कानूनी काम है।
तो इसे करना तो होगा ही। राज्य जो है वो कर्मचारियों को बदल सकता है, यानी करना होगा, बिल्कुल ठीक है, करना होगा, ठीक है, लेकिन उसका मानवीय पक्ष तो देखना होगा ना कि उसका मानवीय पक्ष क्या है। तो कपिल सिब्बल ने उस पर कहा कि खतरा असली है मायावती से। यूपी में इलेक्शन 2027 में, लेकिन वे ये प्रोसेस अब 2 महीने में कर रहे हैं। तो सीजीआई ने कहा कि राज्य पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है, राज्य इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में नहीं है, स्टाफ को बदला जा सकता है। अभी औकाई क्या कर सकते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं, राज्य ने कितने एम्प्लॉय तैनात किए। तो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नाय ने बताया कि 1,30,000। तो सीजीआई ने कहा कि 30,000 और 40,000 क्यों नहीं। चुनाव आयोग को हमें यह भी बताना चाहिए कि आप उनसे कितने घंटे काम करवाना चाहते हैं। इस पर सीनियर एडवोकेट सिंह खड़े हुए, उनका कि ईसीआई को हालत की जानकारी है। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी बोले कि वे एक दिन में 10 फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो सीजीआई ने कहा कि अगर 10 फॉर्म जो है वो बोझ हैं तो हम क्या कह सकते हैं। सिब्बल ने कहा कि लेकिन सभी घरों में लिफ्ट नहीं होती, अगर उन्हें हर घर जाना है तो फॉर्म की लिमिट 40 है। तो द्विवेदी ने कहा कि मैं 75 साल की उम्र में मैं भी सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो भाई द्विवेदी जी मेरे यहाँ आ जाओ, 7वीं फ्लोर चढ़ के दिखा दो 75 साल की उम्र में सीढ़ियों से, जी मालूम पड़ जाएगा। तो ये राजीव जी, ये अजब तरीके के सुप्रीम कोर्ट में तर्क चल रहे हैं। मतलब लोगों की हिम्मत कैसे हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस तरीके के तर्क देना है। ये बड़ा गंभीर पहलू है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, गंभीर मामला, गंभीर पहलू। लेकिन यहाँ पर लगातार चर्चा जारी है और प्रशांत भूषण यहाँ कह रहे हैं कि राजनीतिक दलों और अन्य हित धारकों की सुविधा और मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी आवेदन पत्रों का दैनिक आधार पर कंप्यूटरीकरण किया जाए। इन आवेदनों की सूची संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रतिदिन प्रकाशित की जानी है। आवेदन पत्रों की स्थिति सूची जो लिस्ट है उसकी प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक रूप से दिखाई देनी चाहिए। इसके अलावा इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले वेब एप्लीकेशन में ये सुविधा भी होनी चाहिए कि किसी भी पंक्ति पर क्लिक करने पर, किसी भी लाइन पर क्लिक करने पर कोई भी नागरिक अपने स्वयं के खुद के मैनुअल से संबंधित आवेदन पत्र प्रिंट कर सके। ये सुविधा उपलब्ध है। उनके अपने नियमों में ऐसा करने का प्रावधान है। दावों और आपत्तियों की सूची एआरओ द्वारा सभी राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि की शुरुआत से प्रत्येक सप्ताह के अंत में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एआरओ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचित करते हुए व्यक्तिगत रूप से उनके प्रतिनिधियों को अब तक प्राप्त दावों और आपत्तियों की सूची सौंपेंगे और उनकी पावती प्राप्त करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियां देने की प्रथा तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक कि वे दावे और आपत्तियों की अवधि समाप्त न हो जाए। यह सब उनका नियम है, ये उनके नियमावली में है, गाइडलाइन में है चुनाव आयोग के, जो यहां पर प्रशांत भूषण पढ़ के बता रहे हैं। लेकिन इसी का पालन चुनाव आयोग नहीं कर रहा है, यही नहीं कर रहा है, यही नहीं कर रहे हैं वो। यही बात तो यहां कही जा रही है, यही तो आपत्ति है कि लेकिन आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपने बता दिया कि हम ये करेंगे, लेकिन आप इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि ये भी यहां स्पष्ट हो जाता है कि एक बार दी गई सूची में शामिल नामों को अगली सूची में, अगली लिस्ट में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी है। दूसरे शब्दों में कि लिस्ट में ऑलरेडी आपका नाम है तो वेबसाइट निर्वाचन पंजीकरण के अधिकारी नोटिस बोर्ड पर, मतदान केंद्र पर भी एक साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए। अगर आपका नाम वहां है और सपोज आपके पास वो पर्ची नहीं आई तो वहां उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। इसीलिए माय लॉर्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं कि महाशय जज साहब, इस जो मैनुअल है, ये जो नियमावली है, इसमें पारदर्शिता के बारे में बहुत विस्तृत निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। और आज मैं आपसे और आप दोनों सदस्यों को सूचित कर रहा हूं कि बिहार में उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है और अब भी नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि दूसरे राज्यों में चल रही इस प्रक्रिया में भी वो नहीं है, यानी पारदर्शिता की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है इन्होंने। ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है, ये टोटली डिरेल्ड है और इसीलिए इसको रोकना चाहिए। यहां पे कह रहे हैं ये अवैध है, गैर संवैधानिक है। जो बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कही थी वही बात यहां आगे बढ़ाते हुए प्रशांत भूषण नजर आ रहे हैं। अमलेंदु जी। जी बिल्कुल राजीव, प्रशांत भूषण आगे बढ़ा रहे हैं और प्रशांत भूषण ने इसमें पूछा कि भाई बिहार में जो थी वो कई डुप्लीकेट एंट्री जो थी रह गई और एक एड्रेस पर 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं, उन्हें जाकर वहाँ चेक करना होगा और एक एड्रेस पे 500 से ज़्यादा लोग लिस्टेड हैं। फिर उन्होंने कहा कि बेघर लोगों के लिए जिनका एड्रेस 0 दिया गया ये लाखों में है। फिर प्रशांत भूषण ने कहा कि बल्क इलेक्टर्स संख्या करोड़ों में दी गई है जिन्हें वेरीफाई करना होगा।
भूषण ने यह भी कहा कि यह भी साफ किया जाता है कि एक बार दी गई लिस्ट में शामिल नामों को अगली लिस्ट में शामिल करने की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में लिस्ट को ईआरओ की वेबसाइट, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नोटिस बोर्ड और पोलिंग स्टेशन पर भी एक साथ दिखाया जाना चाहिए। इसीलिए मिलॉर्ड्स मैनुअल में ट्रांसपेरेंसी के बारे में बहुत डिटेल में निर्देश दिए गए हैं जिनका उन्हें पालन करना है। और आज मैं योर लॉर्डशिप को बता रहा हूं कि बिहार में उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और वे अब भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी राज्यों में चल रही एक्सरसाइज में भी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने ही जो उनके कानून जो हैं, नियम हैं, उनका ही वो पालन नहीं कर रहे हैं। ये गड़बड़ झाला चुनाव आयोग कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही कह रहे हैं कि बिहार की जो लिस्ट है उसमें डुप्लीकेट प्रविष्टियां रह गई थी। बिहार की लिस्ट में कई सारे डुप्लीकेट थे और बल्क मतदाताओं पर जहां एक पते पर 10 से ज्यादा लोग रहते हैं वहां जाकर जांच करनी होगी। एक ही पते पर 500-500 लोग सूचीबद्ध कैसे हो गए आखिर? आप कह रहे हैं जीरो। बेघर लोगों के लिए जिनका पता जीरो दिया गया है, यहां लाखों हैं, लाखों की संख्या में आपने डुप्लीकेट बनाया है। बल्क मतदाताओं की संख्या करोड़ों में दी गई है जिसकी पुष्टि करनी होगी। ये सारी बात यहां कह रहे हैं प्रशांत भूषण कि बल्क एक एक घर में एक एक पते पे 500 से ज्यादा लोग। आखिर कौन गया चेक करने के लिए? आपने चेक तक नहीं किया। जिनके घर नहीं है जीरो आपने लिख दिया। और आप बता भी रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी का ज्ञान कि ये जीरो इसलिए है, लेकिन जीरो उनके भी हैं जिनके घर हैं, उनके भी हैं। ये सारी चीजें आ चुकी हैं मीडिया में कि जिनके घर हैं उनके भी जीरो आप लिख दिए। तो इसलिए यहां पर और बल्क मतदाताओं एक साथ एक पते पे 500 से ज्यादा लोग कैसे रह रहे हैं, क्या आपने जांच की? इसलिए प्रशांत भूषण यहां पर बिल्कुल सीधे सीधे सवाल करते हुए, सवाल रखते हुए और पूछते हुए कि आखिर चुनाव आयोग चाहता क्या है। सवाल यही है कि चुनाव आयोग चाहता क्या है। अमलेंदु जी ये बात यहां पर पूछ रहे हैं प्रशांत भूषण और अपनी दलीलों से पूछ रहे हैं प्रशांत भूषण। साफ साफ बल्क मतदाताओं की संख्या करोड़ों में दी गई है जिसकी पुष्टि करनी होगी। कह रहे हैं कि बल्क मतदाता करोड़ों में हैं, कहां से आ गए, इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसको जस्टिफाई कीजिए, बताइए कि हाँ ये सही है। अगर सही है तो मान लेंगे, सही नहीं है तो फिर आप गलत हैं, ये बताइए आगे आप गलत हैं। यानी यहां कहीं ना कहीं मतदाताओं की सूची के साथ हेरफेर है, हेराफेरी की जा रही है। ये बात यहां पर कह रहे हैं साफ साफ प्रशांत भूषण। दोस्तों इस वक्त जो साथी बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। बहुत बड़ा दिन आज 1:06 और इंतजार है कि उधर से यानी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है एसआईआर पर 2 केसेस पर अलग अलग जगहों पर सुनवाई चल रही है। एक मामला तमिलनाडु का है जिसमें तमिलनाडु सरकार ने जहां एसआईआर करवाई जा रही है उस एसआईआर के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार गई हुई है। हालांकि केरल की सरकार भी गई है और इसी एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार भी गई हुई है। लेकिन एक मुख्य एसआईआर है जिस पर पहले दिन से 11 याचिकाएं लगी हुई हैं, जिसमें 8 विपक्षी दल हैं और साथ साथ 3 एनजीओ हैं, जिसमें एक तो इंडिविजुअल है जिनका नाम योगेंद्र यादव है, एक पीयूसीएल है और एक एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इस ढंग से टोटल जिसमें पार्टियों में कहें तो कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू माफी चाहूंगा समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, तीनों झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तीनों वाम दल हैं जिसमें सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम ये सब हैं। और इन सब ने मिलकर टीएमसी है, इन सब ने मिलकर जो याचिका दायर की है उसमें इसकी संवैधानिक चुनौती दी है, संवैधानिकता पर चुनौती पेश कर दी है और उसी पर यहां कार्रवाई चल रही है, सुनवाई चल रही है और दलीलें पेश की जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी पहले कर चुके हैं और बृंदा ग्रोवर कर चुकी हैं। आज प्रशांत भूषण अपनी दलील पेश कर रहे हैं। परसों बृंदा ग्रोवर और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बातें रखी थी, गोपाल शंकर नारायण भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ बातें रखने के लिए वो भी आते हैं और 2 जजों की बेंच यहां पर अपनी बात इनकी बातें सुन रही है। 2 जजों की बेंच में से एक खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत हैं और दूसरे उनके साथी जॉय माल्या बागची हैं। पहले दिन से लगातार इस पर चर्चा चल रही है, एक लंबी सुनवाई चल रही है, आगे क्या कुछ होगा। लेकिन इसमें लाल बाबू हुसैन का मामला आया, जो अर्ली 90s में जो केस आया था, उस केस में जो फैसला आया था वो 3 जजों का फैसला, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि किसी का नाम चुनाव आयोग अपनी मर्जी से नहीं काट सकता, जबकि उसके ऊपर पहली
पहली बात तो नाम हटाने के लिए या तो जिसका नाम है वो एप्लीकेशन देगा, या अगर वो नहीं देता है, किसी ने आपत्ति लगाई कि ये आदमी यहां का नहीं है, ये तो बांग्लादेशी है, ये तो नेपाली है, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो म्यांमार से आया हुआ रोहिंग्या है, अगर कुछ भी कहते हैं, या ये अमेरिकन है या रशियन है, जो भी कह सकते हैं, अगर ये है तो आपको जिसने आपत्ति लगाई है उसको साबित करना होगा कि ये देखिए, इसलिए मैंने कहा है कि ये आदमी जो है हिंदुस्तान का नहीं है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर सब कुछ हो जाए मगर चुनाव आयोग का काम नागरिकता जांचना नहीं है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर संविधान के आर्टिकल 324 और 327 को लेकर जिक्र किया था अभिषेक मनु सिंघवी ने। आर्टिकल 324 यानी 324 जो है वो चुनाव आयोग के गठन की अनुमति देता है, यानी संविधान के हिसाब, संविधान के तहत चुनाव आयोग बनाया जा सकता है, यानी चुनाव आयोग का गठन होगा, यह 324 कहता है। चुनाव करवाना उसका काम है, मगर चुनाव आयोग के नियम बनाने का काम जो है वो 327 कहता है आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग के लिए संसद नियम बनाएगी, चुनाव आयोग नियम नहीं बनाएगा। और इसी को यहां पर कहा गया अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, उसके बाद उनके बाद बृंदा ग्रोवर की तरफ से, फिर कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि यहां चुनाव आयोग अपना नियम खुद बना रहा है। क्या चुनाव आयोग संसद से ऊपर हो गया है, यह सवाल भी पूछा गया है। लेकिन उसके साथ साथ लाल बाबू हुसैन का मामला भी आया और 3 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया था कि किसी का नाम आप ऐसे नहीं काट सकते। अब प्रशांत भूषण घेर रहे हैं अपने दलीलों से, आगे क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी? हाँ जी राजीव जी, प्रशांत भूषण ने अभी अपनी बात रखी है और प्रशांत भूषण ने ये सारी बातें बताई हैं। लिस्ट को लेकर जो बातें आई, कितने एडजस्ट जो थे वो कितने फर्जी हैं और कितने नाम अभी भी उसमें बचे हुए हैं, ये भी बताया कि मृत मतदाताओं के नाम अभी भी जो शुद्ध मतदाता सूची बताई जा रही है उसमें शामिल हैं। तो यानी ये मतदाता सूची शुद्ध नहीं हुई और अशुद्ध तरीके से ये सारी चीज़ें की गई हैं। और ये बताया कि किस तरीके से 26 लाख मतदाताओं को एक साइक्लो स्टाइल एक ही तरीके के नोटिस इशू कर दिए गए और 3,66,000 लोगों के नाम काट दिए गए, लेकिन परेशान इतने लोगों को किया गया ये। और आखिर में ये कि साहब जब आपने मतदान की आपने घोषणा की, मतलब चुनाव की घोषणा की, उस समय जितने लिस्ट में नाम थे, फाइनल आपकी मतदाता सूची थी, जब आपने मतदान की बताया कि मतदान हो गया तो उसमें 3 लाख मतलब 3.5 लाख मतदाता अतिरिक्त कहाँ से आ गए। तो ये कौन मतदाता हैं, कैसे शामिल हुए, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। अब इस पर बहस राजीव जी अब दोपहर को 2 बजे फिर से शुरू होगी जी। लंच के लिए अब उठ गई है बेंच और 2 बजे के बाद इस पर फिर से शुरू होगी। और ये कहा प्रशांत भूषण ने कि एक बार लिस्ट में अगर ये भी साफ है एकदम कि अगर एक बार लिस्ट में शामिल नामों को अगली लिस्ट में शामिल करने की आवश्यकता नहीं, यानी वो ऑलरेडी नाम शामिल होते चले जाएंगे। दूसरे शब्दों में लिस्ट को ERO की वेबसाइट, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के नोटिस बोर्ड और पोलिंग स्टेशन पर भी एक साथ दिखाया जाना चाहिए। इसलिए मिलॉर्ड मैनुअल में ट्रांसपेरेंसी के बारे में बहुत डिटेल में निर्देश दिए गए हैं जिनका उन्हें पालन